बीच सड़क पर नेथन जागता है और उसे एहसास होता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी सड़क के किनारे क्रैश हो गई है। फिर भी नेथन के जिस्म पर एक भी खरोंच नहीं है। उसी वक्त डेनियल, जिस बाइक से नेथन की टक्कर हुई थी, उसका ड्राइवर उसे चौंका देता है। नेथन के सदमे के लिए डेनियल भी घायल नहीं दिखता। डेनियल सोचता है कि क्या नेथन को याद है कि वो कार से कब बाहर निकला था, और नेथन मानता है कि उसे याद नहीं है। वह इसे सदमे और इस तथ्य पर डालता है कि उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा गया था। हालांकि कोई घाव नहीं है और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। फिर डेनियल बड़ी खबर देता है, वे असल में मर चुके हैं और ये उनके भूत हैं। वो थ्योरी देता है कि वह पहले मरा क्योंकि वो कई मिनटों से वहां है और पहले वह इनकार कर रहा था, लेकिन कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेथन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और अपनी कार देखने जाता है, ये नोटिस करते हुए कि ड्राइवर का कंपार्टमेंट पूरी तरह से पिचक गया है। आगे देखने पर उसे अंदर अपनी बॉडी दिखती है। शॉक्ड होकर नेथन पीछे हटता है और एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है, अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचते हुए। डेनियल मेंशन करता है कि वह अपनी वाइफ को मिस करेगा और उसे अजीब लगता है कि नेथन ने बच्चों की मां का जिक्र नहीं किया। जैसे ही नेथन और ज्यादा घबराता है, डेनियल कहता है कि इससे कन्फर्म होता है कि आफ्टर लाइफ एक्सिस्ट करता है और वो शांति महसूस कर रहा है, जिससे नेथन और भी ज्यादा घबरा जाता है और फिर से सब कुछ डिनाई करने लगता है। डेनियल उसे ऐसा नहीं करने देगा और बॉडी को कार से बाहर निकालता है ताकि वह रियलिटी का सामना करे। चूंकि नेथन अनकंफर्टेबल है, डेनियल बॉडी का चेहरा एक हैंकरचीफ से ढक देता है। उसी वक्त एक कार सड़क पर आती है और बॉडी के पास रुक जाती है। नेथन मदद के लिए पूछने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे न देख सकता है और न सुन सकता है। अपनी लात का इस्तेमाल करके ये चेक करने के बाद कि बॉडी सच में डेड है, वो आदमी नेथन की पॉकेट्स खाली कर देता है, पैसे ले लेता है और बस ड्राइव करके चला जाता है। अब नेथन फाइनली एक्सेप्ट करता है कि वह एक घोस्ट है और सोचता है कि क्या अब जजमेंट आएगा। वह एडमिट करता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा था, लेकिन कसम खाता है कि यह मर्सी किलिंग थी। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, डेनियल को उनके आसपास म्यूजिक सुनाई देने लगता है। अचानक उनके सामने एक मिस्टीरियस व्हाइट डोर अपीयर होता है, उसी वक्त जब एरिया स्नो से कवर हो जाता है। डेनियल कसम खाता है कि म्यूजिक उस डोर से आ रहा है, लेकिन नेथन कुछ भी नहीं सुन सकता। वे क्रॉस करने ही वाले होते हैं कि उनके पीछे एक रेड डोर अपीयर होता है, जो ज्यादा सिनिस्टर दिखता है। नेथन को इस डोर से चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन डेनियल को नहीं। वे कंक्लूड करते हैं कि व्हाइट डोर हेवन की तरफ जाता होगा और रेड डोर हेल की तरफ। मतलब नेथन को अपनी वाइफ को मारने के लिए पनिश किया जा रहा है। नेथन फिर से घबरा जाता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी वाइफ बीमार थी और वह सिर्फ उसे उसकी मिजरी से बाहर निकालना चाहता था। डेनियल उसे इग्नोर करता है और अपना डोर क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन नेथन उसे पुश कर देता है और पहले क्रॉस कर जाता है। हालांकि कुछ नहीं होता। जब डेनियल मेंशन करता है कि उसे बेहतर बिहेव करना चाहिए अगर वह एक बेहतर डोर चाहता है, तो नेथन डेनियल को अपनी बाइक पर न देखने के लिए अपोलोजाइज करता है जब वह ड्राइव कर रहा था। बदले में डेनियल एडमिट करता है कि वो सड़क के किनारे खेल रही एक छोटी लड़की से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आदमी गुड बाय कहने के लिए एक दूसरे को हग करते हैं और डेनियल व्हाइट डोर क्रॉस करता है। फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वह फिर से ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसे म्यूजिक सुनाई देना बंद हो जाता है। उनके पीछे एक आवाज आती है और वह छोटी लड़की जिसे डेनियल ने देखा था अपीयर होती है, मतलब वह भी डेड है। वह मेंशन करती है कि एक आदमी बाइक पर उससे टकरा गया था और डेनियल एडमिट करता है कि उसने ड्राइव करने से पहले ड्रिंक की थी, जिससे नेथन एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। डेनियल रेकलेस था और उसने एक इनोसेंट चाइल्ड को मार डाला था। एक छोटी बहस के बाद दोनों लड़के लड़की को डोर की तरफ गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे सिखाया गया है कि वो स्ट्रेंजर्स पर ट्रस्ट न करे और वह चीखना शुरू कर देती है। वे उसे शांत करने में फेल हो जाते हैं और डेनियल थक जाता है, इसलिए वह उसे उठाता है और व्हाइट डोर में फेंक देता है। लड़की तुरंत डिस्पियर हो जाती है और व्हाइट डोर भी। उसके बाद दोनों लड़के एक्सेप्ट करते हैं कि अब उनका भी क्रॉस करने का टाइम है। डेनियल थोड़ा हिचकिचाता है, इसलिए नेथन उसे किक मारता है इससे पहले कि वह अपनी वाइफ के साथ सिचुएशन फिर से एक्सप्लेन करे। उसे यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया और वह जाने से इनकार कर देता है। हालांकि एक ह्यूज मॉन्स्टर सड़क पर अपीयर होता है जिसके फ्लेमिंग माउथ में सोल्स हैं और एक टेरिफाइड नेथन फाइनली रेड डोर क्रॉस कर जाता है। फिर नेथन हिल में शो होता है, जहां उसे ग्राउंड पर थाउजेंड्स ऑफ सोल्स अनकॉन्शियस मिलते हैं। एक यंग गर्ल को देखकर वो सदमे से घुटनों के बल गिर जाता है और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो उसे उसकी मेमोरीज दिखती है। लड़की का नाम जीन है और उसके रूम में क्रीपी शैडोज है।
उसे सोने में प्रॉब्लम होना नॉर्मल है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके बारे में झगड़ना बंद नहीं करते। मदर अपनी डॉटर की हेल्प करना चाहती है, हालांकि फादर किड से टेरिफाइड है और सोचता है कि उन्हें एक्चुअली प्रोटेक्शन की जरूरत है। इससे थककर जीन बेड से उठती है और अपना म्यूजिक बॉक्स प्ले करने देती है, इससे पहले कि वो विंडो चेक करे। बाहर एक ह्यूज ट्री है और वह क्रीपी शैडोज को इसका ब्लेम देती है। फिर वो स्नैक के लिए नीचे जाती है और नोटिस करती है कि उसके पेरेंट्स अभी भी उसके बारे में झगड़ रहे हैं। वो खुद स्नैक बनाना चूज करती है और ब्रेड स्लाइस पर जैम क्लमजीली स्प्रेड करती है, हालांकि वो नाइफ हैंडल करने में हैप्पी दिखती है। कुछ टाइम बाद जीन अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है। वह वुमन को बताती है कि उसने कैसे बेबी बर्ड्स को कुकी क्रम्स खिलाए, जिससे मदर बर्ड अपने किड्स के बारे में वरी करने लगी और उसकी तरफ फ्लाई की। जीन ने रिएक्ट किया मदर बर्ड को स्ट्रैंगल करके। उसने सारे बर्ड्स को भी मार डाला। उसे अपनी छोटी सिस्टर को पेन से पोक करना भी पसंद है, क्योंकि वह उससे नफरत करती है और यहाँ तक कि एडमिट करती है कि वह अपने पेरेंट्स को हर्ट करना चाहती है। जीन जानती है कि वे उससे डरते हैं, क्योंकि उसने पास्ट में सोते वक्त उन्हें हर्ट किया है। तब से वे उसे हर रात उसके रूम में लॉक कर देते हैं। थेरेपिस्ट जीन ने अपनी सिस्टर के साथ जो किया उस पर डिस्कस करना चाहती है, लेकिन वह अब और बात करने से इनकार कर देती है। अगली सुबह जीन टेबल पर ब्रेकफास्ट की डिमांड कर रही है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ मिनटों बाद वह सीरियल का एक बाउल खाते हुए अपीयर होती है, जबकि उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। पास ही उसके पेरेंट्स ग्राउंड पर डेड पड़े हैं। वह डबल चेक करती है कि वे सच में चले गए हैं, फिर अपनी मदर को गाल पर गुड बाय किस करती है। नेक्स्ट वह और ब्रेड पर जैम बनाती है और बेसमेंट में जाती है, जो स्ट्रेंजली एक ह्यूज केव की तरह दिखता है। वो खाना अपने फ्रेंड टोनी को देती है, जो एक ह्यूमनॉइड लेकिन डिफॉर्मड बीइंग है। जीन सोचती है कि टोनी ने उसके पेरेंट्स को मारा, लेकिन वह इनकार करता है। जब टोनी खाता है तो जीन अनाउंस करती है कि चूंकि उसके पेरेंट्स डेड हैं, वो ऊपर आकर उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर में घूमता है और वार्म सनलाइट की फीलिंग से अमेज्ड है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जीन उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे बाथटब का इस्तेमाल करना सिखाती है, जबकि वह अपनी मदर का मेकअप और ज्वेलरी पहनती है। एक बार फिर टोनी अपनी डिफॉर्मड स्किन पर क्लीन वाटर की फीलिंग से अमेज्ड है। कुछ मोमेंट्स बाद टोनी क्लीन क्लोथ्स पहनता है, जो फादर के थे, और जीन उससे बॉडीज को मूव करने में हेल्प मांगती है। लेकिन पहले जीन एक सरप्राइज प्रिपेयर करना चाहती है, एज अ फाइनल गुड बाय। अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके जीन ऑडियंस में अपने पेरेंट्स की बॉडीज के लिए एक प्ले प्रिपेयर करती है। वह ब्रेकफास्ट न मिलने पर जागने की स्टोरी बताती है। एक ऑडियंस को अपने जोक्स पर हंसते हुए इमेजिन करती है। फिर वो टोनी को स्टेज पर ड्रैग करने के लिए एक चेन का इस्तेमाल करती है। अनाउंस करती है कि वो किलर है और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। टोनी फिर से किसी को भी मारने से इनकार करता है। एक्सप्लेन करता है कि केव में अपीयर होने से पहले उसे अपनी एग्जिस्टेंस की कोई मेमोरी नहीं है। जीन क्राउड से उसके एग्जीक्यूशन के लिए वोट करवाती है और टोनी को सेल्फ डिलीट करने के लिए एक स्टूल पर स्टेप करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बाद टोनी मदर की बॉडी को डबल बेड के नीचे छुपा देता है, जबकि जीन हैप्पीली उस पर जंप करती है। सोते वक्त नाइफ से अपने पेरेंट्स को टीज करने के बारे में सोचती है। जल्द ही टोनी फादर की बॉडी को भी छुपाने के लिए लाता है और उसे एहसास होता है कि वह खुद को मिरर में नहीं देख सकता है, ये कंफर्म करते हुए कि वह जीन के डार्क साइड का रिप्रेजेंटेशन है और उसने कल रात अपने पेरेंट्स को मार डाला था। चूंकि उनमें से कोई भी कुक नहीं कर सकता, इसलिए वे लंच के लिए सीरियल और जैम के साथ ब्रेड खाते हैं। उसी मोमेंट किसी का बेल बजता है और जीन डोर खोलती है तो मेलमैन मिलता है। उसे डिलीवरी साइन करने के लिए एक एडल्ट की जरूरत है, इसलिए जीन टोनी को बुलाना शुरू करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मेलमैन उसे एक मिस डिलीवरी कार्ड देने का फैसला करता है और चला जाता है। फिर जीन डेस्परेटली टोनी को ढूंढने जाती है, उसे नीचे कहीं नहीं पाती। जैसे ही वह दौड़ती है, उसके द्वारा सालों से बनाई गई क्रीपी ड्राइंग्स दिखाई जाती है। इवेंचुअली वह टोनी को अपने पेरेंट्स के रूम में पाती है, जो बॉडीज को फीड कर रहा है। वह उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, तभी डोर क्लोज हो जाता है। बाद में जब उसके टॉयज जल जाते हैं तो जीन अपनी छोटी सिस्टर को चेक करती है, जो मर्डर के बारे में एक ड्राइंग बना रही है। जीन अनाउंस करती है कि टोनी हंग्री है और अपनी सिस्टर को किचन में ले जाती है, जहां वह उसे ओवन में पुश कर देती है और फिर उसे ऑन कर देती है। फिर जीन एक हैप्पी ट्यून गाते हुए किचन से चली जाती है, जबकि शैडोज दीवारों पर उसका पीछा करते हैं। हिल में नेथन उसने जो अभी देखा उससे डिगस्टेड है और क्रॉल करके दूर चला जाता है। उसे एक टीनेज गर्ल और उसकी मदर मिलती है, इसलिए वह उन्हें नेक्स्ट टच करता है। मदर का नाम जूलिया है और मेमोरी में वह ब्रेकडाउन को रोकते हुए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। वह अपनी डॉटर का नाम पुकारती है, लेकिन वो आंसर नहीं देती। फिर वह टेबल पर एक ड्राई ब्लड स्टेन नोटिस करती है।
उसे स्क्रैच करने की कोशिश करने से उसे और बुरा लगता है। अभी भी डिनायल में जूलिया अपनी डॉटर की बॉडी को टब से बाहर निकालने के लिए बाथरूम जाती है, जो ब्लडी वाटर से भरा है। वह कंटिन्यू रोती है जब क्लोए को एक डॉल की तरह ड्रैग किया जाता है और इवेंचुअली उसे किचन टेबल पर लाया जाता है। जूलिया उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और पॉसिबली एक साथ वेकेशन पर जाने के बारे में बात करती है। पिछली सुबह का एक फ्लैशबैक दिखाता है कि क्लोए बाथटब में टाइम खरीदने की कोशिश कर रही है। जूलिया अंदर आई और उसे जल्दी करने के लिए रिमाइंड किया, क्योंकि वे हर दिन स्कूल के लिए लेट नहीं हो सकते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट के दौरान क्लोए अपनी मॉम को फोन पर कोवर्कर से आर्ग्यू करते हुए सुनती रही, जबकि वह एक नाइफ को घूर रही थी। स्कूल में लोगों द्वारा उसे वायलेंटली हैरेस करने की मेमोरीज उसे हॉन्ट करती थी, जिससे उसकी लाइफ मिजरेबल हो गई थी। नाइफ से एक क्विक प्रिक ने क्लोए की फिंगर से ब्लीड कराया और टेबल पर स्टेन हो गया। जब जाने का टाइम हुआ तो क्लोए ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो अब और नहीं सह सकती और स्कूल स्किप करना चाहती है, लेकिन जूलिया ने कहा कि क्लोए नई है, इसलिए उसे फ्रेंड्स बनाने के लिए बस थोड़ा और टाइम चाहिए। क्लोए रोई भी और स्कूल को एक ट्रू हेल कहा। फिर भी जूलिया ने सोचा कि वह सिर्फ एक ड्रामेटिक टीनेजर बन रही है। प्रेजेंट में क्लोए की बॉडी चेयर से स्लाइड हो जाती है और कैट्स उसकी सेल्फ डिलीशन से हुए वूंड को लीक करने के लिए अपीयर होती है। जूलिया पेट को डराकर भगा देती है और क्लोए को व्हीलचेयर पर बिठाती है, जबकि उसका फोन बजना इग्नोर करती है। वह सडनली स्नैप करती है और अनाउंस करती है कि वे एक ट्रिप पर जा रही हैं, इससे पहले कि वह अपने क्लोजेट की तरफ रश करे, जहां वह एक और ब्रेकडाउन होते हुए कुछ चीजें इकट्ठा करती है। नेक्स्ट वह क्लोए की बॉडी को एक ब्लैंकेट से कवर करती है और कसम खाती है कि वह उससे प्यार करती है, भले ही वो हमेशा उसके लिए वहां नहीं थी। जूलिया ये भी अनाउंस करती है कि क्लोए को अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वह इसके बजाय उसे होम स्कूल करेगी। जब जूलिया जाने के लिए फ्रंट डोर खोलती है तो वह उसे एक ब्रिक वॉल से ब्लॉक देखकर शॉक्ड हो जाती है। इससे क्लोए का एक और फ्लैशबैक ट्रिगर होता है, जिसमें वह बाथरूम स्टॉल में छिपने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी लड़कियां उसे नाम पुकारती रहीं और डोर को किक करती रहीं। उनकी थ्रेट्स ने क्लोए को डोर खोलने के लिए मजबूर किया और उन्होंने तुरंत उसे मिरर से धक्का दिया, उसे इंसल्ट किया और फिर उसे घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया। लड़कियों ने क्लोए से अपने शूज लीक करवाए, जबकि उनमें से एक सब कुछ फिल्म कर रही थी। प्रेजेंट में वापस ये रिवील होता है कि ब्रिक वॉल जूलिया के नेबर का रिप्रेजेंटेशन थी, जो विजिट करने आई है और सोचती है कि उसने जूलिया को चीखते हुए सुना। एक पैनिक करती हुई जूलिया कहती है कि वे वेकेशन पर जा रही हैं और बातचीत खत्म करने की कोशिश करती है। हालांकि नेबर नोटिस करती है कि वह वियर्ड एक्ट कर रही है और घर में घुस जाती है। क्लोए की बॉडी देखकर उसे बड़ा शॉक लगता है। कुछ मोमेंट्स बाद जूलिया पैसेंजर सीट पर बॉडी के साथ ड्राइव करके जा रही है। वह रोती है जब वह उस दिन का डिस्क्रिप्शन देती है जब क्लोए पैदा हुई थी। अब से एक बेहतर लाइफ का प्रॉमिस करती है। जूलिया क्लोए से आंसर देने की भीख मांगती रहती है और इवेंचुअली रियलिटी सिंक इन हो जाती है, इसलिए वह फाइनली क्लोए की आईज क्लोज कर देती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक ट्री से क्रैश हो जाती है। जैसे ही एक फ्लैशबैक क्लोए को बाथटब में सेल्फ डिलीट करते हुए और उसकी मदर को उसे ढूंढते हुए दिखाता है। जूलिया ब्लीडिंग हालत में जागती है और नोटिस करती है कि फायरमैन उसे बाहर निकालने के लिए डोर तोड़ रहे हैं। वह उनकी आर्म्स में स्ट्रगल करती है, अपनी डॉटर को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जबकि कुछ फायरमैन जूलिया को कार से दूर ड्रैग करते हैं, दूसरे क्लोए को चेक करते हैं और उसे डेड पाते हैं, फिलहाल ये मानते हुए कि उसकी डेथ एक्सीडेंट में हुई। क्लोए को एक बॉडी बैग में रखा जाता है, जूलिया की कांस्टेंट क्राइंग और बेगिंग को इग्नोर करते हुए। हेल में नेथन वुमन की बॉडीज को कवर करता है और ट्रेजेडीज देखते देखते थककर ग्राउंड पर गिर जाता है। उसी मोमेंट डेविल शो होता है, अनाउंस करता है कि वो नेथन को उसकी पनिशमेंट तक गाइड करेगा। एक बार फिर नेथन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, लेकिन डेविल पॉइंट आउट करता है कि वह क्रेजी थी और उसने यूथेनेशिया के लिए नहीं कहा था, इसलिए नेथन के पास उसकी कंसेंट नहीं थी। फिर डेविल नेथन को दूसरे एरिया में गाइड करना शुरू करता है, जबकि एक्सप्लेन करता है कि इटर्नल डैमिनेशन का पहला स्टेप सेमी आइसोलेशन है, ताकि सोल्स अपनी पिछली लाइफ की सभी मेमोरीज को भूल सकें और प्योर स्पिरिट्स ऑफ पेन एंड डिस्पेयर बन सकें। नेथन एक नया डोर क्रॉस करता है और दूसरे रेस्टिंग बॉडीज के साथ एक डार्क रूम में अपीयर होता है। डेविल अनाउंस करता है कि आइसोलेशन 4000 साल तक चलेगा, जो बाद में आने वाले सफरिंग की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही नेथन घबराता है, डेविल चला जाता है और एंट्रेंस डिस्पियर कर देता है। सडनली एक ब्लैंकेट मूव करता है और बिली नाम की एक रॉटिंग सोल बाहर आती है। बिली सोचता है कि नेथन उसका नया टॉय है और तुरंत उस पर अटैक करता है, उसका सिर स्मैश करता है
और उसे केयरलेसली इधर उधर फेंकता है। नेथन ग्राउंड पर टॉस किया जाता है और बिली उसे तब तक पीटता रहता है जब तक नेथन रिस्पॉन्ड करना बंद नहीं कर देता। फिर बिली फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो बहुत दूर चला गया और नेथन की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उसे रीइंकार्नेट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। रियल वर्ल्ड में एक मदर एक हेल्दी बेबी को जन्म देती है, जबकि डेविल बिली को बताता है कि एक डैम्ड सोल को वापस भेजकर उसने एंटी क्राइस्ट क्रिएट कर दिया है। डेविल बिली को उसका सिर काटकर पनिश करता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी बॉडी वापस ग्रो करेगी और बिली का नया मिशन नेथन की सोल को वापस लाना है। कुछ टाइम बाद बिली बेबी के रूम में अपीयर होता है।